नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के सेशन में अपन जो भारतीय संविधान है उसके प्रमुख अनुच्छेद देखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। किसी भी बच्चे ने अगर ये पूरी क्लास ले ली तो उसके अनुच्छेद वाले चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में तो उसके गलत होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। जो भी आज तक एग्जाम हुए हैं, अलग अलग स्टेट में जो एग्जाम हुए हैं, यूपीएससी के जो एग्जाम हुए हैं, उनके अंदर अनुच्छेद से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे अपने इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा संभावित क्वेश्चन क्या है, क्या आ सकते हैं, वो भी इस श्रृंखला के अंदर इंक्लूड है। तो ये एक फुल पैकेज क्लास होगी जिसके अंदर जो अनुच्छेद वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। यानी संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से, ये शब्द इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन में एक शब्द को पकड़ लीजिए, उस पर ही पूरा क्वेश्चन टिका होता है। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। यानी इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान के अंदर अनुच्छेद तो 395 ही है। अनुच्छेद कितने हैं, तो वर्तमान में भी अनुच्छेद 395 ही है। आपको अलग अलग जगह अलग अलग गाइड में अलग अलग संख्या दे रखी है, लेकिन मुझे आप कमेंट में बताओ कि 396 नंबर अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 395 ही है। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचियां वर्तमान के अंदर 12 है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है, तो 12 अनुसूचियां है। ठीक है, तो मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी, वर्तमान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो इसके अंदर जो पहले वाला क्वेश्चन था और इसमें फर्क है। देखिए इसमें क्या है, वर्तमान समय में पूछा है, तो वर्तमान समय के अंदर 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 को बड़े गौर से देखिए, इसमें अनुच्छेद 395 है, अनुसूचियां 8 दे रखी है। तो बच्चा आगे नहीं पढ़ता, इसको राइट कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार क्वेश्चन की टेक्टिक्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर वर्तमान दे रखा है, ठीक है, पिछले वाले में अंतिम दे रखा था। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां, तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है। जो इंडिया है वो, जो भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 के अंदर ये चीज साफ की हुई है कि जो भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ। और ये चीज कहां पर है, तो अनुच्छेद 1 के अंदर ये चीज स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। जो भारत का संविधान है उनमें कौन से अनुच्छेद है जिनमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है या किन अनुच्छेदों में है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का कंसेप्ट है, तो जो भी नागरिकता से संबंधित नियम कानून कायदे हैं वो अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य लिखे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। यानी जो भी नौकरी और जो भी शिक्षा का क्षेत्र है, शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, उसके अंदर जो समाज में कमजोर वर्ग हैं, यानी ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी, जो भी कमजोर वर्ग है, उनके आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये शक्ति प्रदान करता है। यानी केंद्र सरकार को ये शक्ति कौन प्रदान करता है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आप आरक्षण दे सकते हो। तो अनुच्छेद 16, अनुच्छेद जो 16 है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 16 ये केंद्र सरकार को ये छूट देता है कि नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में जो कमजोर वर्ग का समाज है उनको आप आरक्षण प्रदान कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। ये जो अनुच्छेद है इसको 3 स्टार लगा लीजिए। ये तो क्वेश्चन में जो भी एग्जाम होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करने वाला अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 17, 17 कौन सा, अनुच्छेद 17। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, 17 यानी खतरा, किसी चीज को छूने से खतरा है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद कौन से में है, तो अनुच्छेद 17 में है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। मतलब संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। जो राष्ट्रपति का पद है उसके लिए पुनर्निर्वाचन या पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 जो है वो पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है राष्ट्रपति के पद के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत
भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। यानी आप जो भी आपके विचार है उनको अभिव्यक्त कर सकते हो, ठीक है। उनकी कुछ सीमाएं जरूर है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी जो है किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 19 के अंदर, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत किसके अंदर होता है, तो अनुच्छेद 17 के अंदर। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। वीडियो का जो आप क्वालिटी देख रहे हो, कंटेंट की क्वालिटी देख रहे हो, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बेल वाला आइकन दबा लेना, जिससे आपको नया वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। कमेंट बॉक्स में बता दिया करो आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। जैसे आप कमेंट करोगे उसके अगले 12 घंटे में आपको वो क्लास अपने इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है जो मीडिया है उसको स्वतंत्रता अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दी गई है, भारतीय संविधान के। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A या 19K के अंदर, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है उसके भाग 1 के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकार के अंदर कौन सा अनुच्छेद है, जो भी मौलिक अधिकार है उनमें से उन मौलिक अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24। जो अनुच्छेद 24 है वो मौलिक अधिकारों के अंदर आता है, अनुच्छेद 24। और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 से जो बच्चों के शोषण से संबंधित नियम कानून कायदे बनाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 29। जो अनुच्छेद 29 है वो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको आपको याद करना है, अनुच्छेद 32। जो अनुच्छेद 32 है उसके अंतर्गत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो निहित है, तो अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। यानी जो डीपीडीएसपी है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लेख किस से किस अनुच्छेद के मध्य है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51, अनुच्छेद 36 से लेकर 51, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, क्या है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व आप जानते हो डीपीडीएसपी जो होते हैं उनका निर्देशन कहाँ है, भारतीय संविधान में, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के मध्य है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। जो पंचायती राज वाला सेगमेंट है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40। जो अनुच्छेद 40 है वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो आपको ध्यान रखना है ग्राम पंचायत का गठन कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है, अनुच्छेद 40 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वां और 44वां जो संविधान संशोधन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगली क्लास अपनी होगी संविधान संशोधन पर, यानी कौन से नंबर का संविधान संशोधन है, किससे रिलेटेड है, उसकी क्लास अपन इससे अगली क्लास लेंगे, ठीक है। उसको क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी वो क्लास आपके पास पहुंच पाएगी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 51 है। जो 51 है इसके अंदर मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। मेन चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो 51 के अंदर। और इनको 51 के अंदर जोड़ा किसकी सहायता से गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति वो राष्ट्रपति के अंदर निहित है, ठीक है। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। यह अनुच्छेद 53 बताता है। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा कि कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 53 के अंदर बताया गया है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी कौन सा अनुच्छेद ये आपको छूट देता है कि जो
भारत का राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए चलाई जाती है। तो ध्यान रखना आपको कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राष्ट्रपति पर भी महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। तो अनुच्छेद 61। जो अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 61 में ये बताता है कि राष्ट्रपति पर भी महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर उपराष्ट्रपति जो है उसके पद का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, मुझे आप कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A के अंदर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आपको एक चीज मैं वापस बता देता हूँ, याद रख लेना, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 51A के अंदर मौलिक कर्तव्य आते हैं जो कि मूल संविधान में नहीं थे, उनको अनुच्छेद जो संविधान संशोधन 42 42वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था 51A के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। जो मंत्री होते हैं, इनकी एक चीज ध्यान रखना, जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये कहां पर लिखा गया है, तो अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 के अंदर ये चीज लिखी गई है कि जो मंत्रीगण होंगे वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुच्छेद 75 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो पूरी संभावना है कि आगे आने वाले एग्जामों की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो भी मुद्दा करंट के अंदर रहता है, आप एक चीज ध्यान रखना, संविधान संशोधन और संविधान अनुच्छेद में से क्वेश्चन कैसा आता है, जो भी कोई भी मुद्दा अगर करंट के अंदर है, उसके अंदर कोई भी संविधान का अनुच्छेद प्रभावित हो रहा है या संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई चीज की गई है तो वो आगे आने वाले एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। यानी मंत्री परिषद होता है, उसका जो गठन है, उसकी जो गठन की संरचना है, उसका जो आधारभूत नियम है वो कौन सा संविधान का अनुच्छेद निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 75। जो अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद जो 75 है वो मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम प्रदान करता है, ठीक है, नियम निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। ये क्वेश्चन अभी आरएस के एग्जाम में पूछा गया था, जो राजस्थान के अंदर आरएस का एग्जाम होता है, स्टेट पीसीएस है आरएस का, उसके अंदर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 जो है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 76 इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो पहली चीज तो यह है, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। यह चीज इसी क्वेश्चन में लिखी गई है। ऐसे ही क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन में से आप 3-4 क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 85। जो अनुच्छेद 85 है वो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप ये संयुक्त बैठक का कंसेप्ट समझ लीजिए। संयुक्त बैठक का मतलब है, अगर कोई भी बिल है उसके अंदर दोनों सदन है, उनकी विचारधारा नहीं मिल रही है, उनमें दोनों में टकराव है, तो फिर राष्ट्रपति इन दोनों की एक संयुक्त बैठक लेता है। किस किस की, लोकसभा की और राज्यसभा की, ठीक है, इन दोनों की संयुक्त बैठक लेता है। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और उसके नियम कानून कायदे किस हिसाब से चलती है वो मीटिंग, तो वो चलती है लोकसभा के नियमों के हिसाब से, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 108। जो अनुच्छेद 108 है उसके अंतर्गत संविधान के अंदर संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 110 के अंदर, संविधान के अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन करेगा। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, अपने एक पॉलिटी की क्लास, इसके अंदर मैंने अपलोड कर रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो चीजें मैंने उसमें पढ़ाई थी। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो धन विधेयक होता है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन बन रहा है, उसको आप पकड़ लीजिए कि एक नियम है जिसके तहत संसद को प्रत्येक 6 महीने में एक मीटिंग तो बैठानी ही होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है 6 महीने से अधिक छुट्टी नहीं हो सकती है संसद की।
तो कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 ऐसा बताता है कि जो संसद है उसके 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, प्रत्येक 6 महीने में एक अधिवेशन होना जरूरी है। ऐसी चीज कौन बताता है? तो अनुच्छेद 85 बताता है। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है। मैंने आपको बता दिया है अभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सबसे पहले तो अध्यादेश क्या है? कोई भी अगर कानून बनाना होता है तो उसका प्रोसेस क्या है कि वो सबसे पहले सदन के पटल पर आता है, फिर उसको पास किया जाता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है, तो वो नियम बन जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि संसद की कोई भी मीटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, संसद का कोई भी अधिवेशन नहीं चल रहा है और ऐसी आपात की स्थिति आ गई कि कोई नियम बनाने की जरूरत है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति आदेश देता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संविधान के 123 अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 123 के अंदर राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 123 के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124। संविधान का अनुच्छेद 124 हमें यह शक्ति प्रदान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? सबसे पहली चीज तो यह है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय पर किसी भी मुद्दे पर परामर्श ले सकता है। यह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत लिखा गया है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर परामर्श ले सकता है। अब आपसे ये क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर कोई परामर्श लेता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा मानना बाध्यकारी है या नहीं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है? यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो उसके स्वयं के द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यानी उस पर वापस विचार विमर्श कर सकता है, वापस उस पर विचार विमर्श करने की शक्ति संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 137। जो संविधान का अनुच्छेद 137 है वो सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि उसके द्वारा दिए गए भूतपूर्व में दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश पर वो पुनरावलोकन कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो उच्चतम न्यायालय होता है उसके द्वारा अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो भारत के राज्य, यानी जहां जहां भारत फैला हुआ है, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि उसके द्वारा बनाया गया तय किया गया कानून भारत के राज्य क्षेत्र में सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट नॉन स्पेसिफिक शक्तियां हैं? यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियां यानी राज्य से अधिक शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 248 248 248 248 अनुच्छेद के तहत जो केंद्र सरकार है उसके पास गैर विशिष्ट नॉन स्पेसिफिक शक्तियां भी है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? आपको पता है संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती है। लेकिन एक अनुच्छेद ऐसा है जो संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है, वो है अनुच्छेद 249। जो 249 249 अनुच्छेद है वो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध उल्लेखित है? इंपोर्टेंट है, एक बार वापस ये अनुच्छेद इंपोर्टेंट है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध उल्लेखित है, यानी केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासन के बीच में क्या संबंध हो गए उनका उल्लेख अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य है। किनके मध्य है? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य है। अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य ये चीज उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के तहत
कोई भी केंद्र सरकार अपने राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? एक बार फिर से ये इंपॉर्टेंट है, इन सब में ध्यान रखना। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो तो आपको याद होना ही चाहिए। कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान? तो अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, कि कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 300 के 300 के या कहीं कहीं पर 300 ए भी लिखा होगा, तो इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 300 के या 300 जो ए है वो संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये चीज बताता है अनुच्छेद 300 ए या के। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312। जो अनुच्छेद 312 है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है। तो ये थे भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, और कुछ संभावित क्वेश्चन भी थे जो आगे आने वाले एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अगर ऐसा कंटेंट चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, जिनके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जिनको आप शॉर्ट नोट से पढ़ सकते हो, तो वो सारी चीजें मिलती है आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। वो क्लासे पाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन दबा लेना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। कमेंट में बता दिया करो क्लास की क्वालिटी कैसी है, कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, और आगे कौन से सब्जेक्ट पर, कौन से टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, तो वो भी मैं आपको लिए जल्दी जल्दी लेता हूँगा। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। टेक केयर, जय हिंद।